अस्सलाम वालेकुम। सिरियाचंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपका जो अपनी सोसाइटी में इम्पैक्ट है, जो आपका किरदार है, जो रोल है, उसको हमेशा सीरियसली लें और कोशिश करें कि जितना हो सकता है पॉजिटिवली अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी इंटरेक्शंस में अपने जो भी आप किसी से बात करते हैं, आपकी जो भी गुफ्तगू होती है, हमेशा याद रखें कि हम दुनिया तो बदलना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम खुद को बेहतर नहीं कर सकते, एज अ पर्सन हम ग्रो नहीं करें, इम्प्रूव नहीं करें, तो एट द एंड ऑफ द डे हम ज़्यादा दुनिया में भी पॉजिटिवली इनपुट नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स में, स्ट्रेसेस में इतने गुम हो जाते हैं, इतने लॉस्ट हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक्चुअली में ये भूल जाते हैं कि हमारा इंडिविजुअल भी एक रोल है जो कि हम सबको प्ले करना है दुनिया में, अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में। और हमेशा उस चीज़ को याद रखना चाहिए कि आप जितने भी स्ट्रेस्ड आउट हो, जितने भी परेशान हो, अपना हमेशा जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों के साथ उसमें पॉजिटिव कोशिश करें, कम अक्रॉस करें और सोचें अगर हम सब ये फैसला कर लें कि हम लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ही अच्छा सलूक करेंगे, अच्छी तरह से पेश आएंगे, अपनी इंटरेक्शंस में अच्छे और पॉजिटिव रहेंगे, तो दुनिया में कितने सारे प्रॉब्लम्स जो कि आज एग्जिस्ट करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और हमेशा ये सोचें कि आप कैसे चाहते हैं दूसरे आपके साथ बिहेव करें। अगर आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ अच्छा बिहेव करें तो आपको भी दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। और ये ख्याल अगर हम सब सोच रहे हैं कि हमने अच्छी तरह और जैसा हम चाहते हैं दूसरे लोगों को हमारे साथ बिहेव करना वैसे बिहेव करेंगे, तो अगेन कितनी पॉजिटिवली हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अपनी सोसाइटी को इन जनरल इम्पैक्ट कर पाएंगे। आपको पता है आपकी हर सेलिब्रेशन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी हर खुशी हमारे लिए भी बहुत सारी खुशियां लेकर आती है। तो आज भी हमारी पूरी टीम एक सालगिरह है। सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो है वो देख लेते हैं। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो मेरी शुजा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। जैसे कि मैं कह रही थी कि हमारी पूरी टीम हमेशा आपकी हर सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहती है, इसलिए अगर आपके कोई भी सेलिब्रेशंस हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हम शामिल हो, 30 सेकेंड की वीडियो बनाएं और वो वीडियो हमें सेंड करें, जिसके बाद वो वीडियो शो में चलाई जाएगी और हम स्टूडियो से आपकी हर खुशी में शामिल होते रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि ना सिर्फ इस चीज़ को इनकरेज करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपनी इंटरेक्शंस को बेहतर करें, अपना जो सोसाइटी में इम्पैक्ट है उसको पॉजिटिव रखें, लेकिन उसी के साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अच्छी चीज़ें की हैं, जिन्होंने अपने आप से बढ़कर सोचा है, वो भी आपके सामने लेकर आएँ और एज एन एग्जाम्पल सेट करें। आज हमारी यूथ को अगर हम देखते हैं, अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज़ को देखते हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ शायद कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स और गाइडेंस की कमी ज़रूर है। और इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों के साथ इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर करें, ऐसे लोगों की कहानी आपके साथ, ज़िंदगी की कहानी और स्ट्रगल्स भी शेयर करें जिन्होंने एक्चुअली में ना सिर्फ अपना जो किरदार था, जो रोल था, उसके थ्रू बहुत कुछ किया सोसाइटी के अंदर, बट ऑल्सो ऑन अ ग्लोबल स्केल बहुत सारी चीज़ें कर दिखाई। और जब भी पाकिस्तान का नाम सुनते हैं ऑन अ ग्लोबल स्टेज तो आई थिंक हर पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र महसूस करता है। तो जी आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, मैं आपका जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो जी सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद रोहेल वरिंद मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो सब मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं, बट इनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि आई थिंक पूरा शो जो है और ये मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट कह रही हूँ कि आई थिंक यू हैव डन अमेजिंगली। और जिस तरह मैं बोल रही थी कि पाकिस्तान का जब भी नाम हम ऑन अ ग्लोबल स्टेज सुनते हैं तो इट्स समथिंग जो सबको बहुत फ़ख्र महसूस होता है। तो मैं कुछ चीज़ें मेंशन ज़रूर करती जाऊँ। विनर हैं आप वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूथ अवार्ड के, एंड आप एक्चुअली में फर्स्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है ब्राज़ील में। इसी के साथ साथ वर्ल्ड्स यंगेस्ट सोलो एंटरप्रेन्योर भी हैं, एंड ऑफ कोर्स इनोवेटर जो कि इनवाइट किए गए ऑस्ट्रिया यूरोप में। इसी के साथ आप पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी दिया गया है। पाकिस्तान की पहली फर्स्ट मेल जूरी मेंबर भी हैं, एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड समिट अवार्ड्स भी हैं। इसी के साथ आपको सुपर हीरो ऑफ पाकिस्तान का टाइटल भी दिया गया है एक बहुत ही मेजर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल की तरफ से। इसी के साथ आप टॉप 5 एजुकेशनिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं, अगेन एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल की तरफ से। इसी के साथ आपने यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी
जो कि हॉल ऑफ फेम ऑफ वर्ल्ड समिट अवार्ड्स में शामिल किए गए, और इसी के साथ वर्ल्ड यंगेस्ट सोलो एंटरप्रेन्योर भी हैं, इनोवेटर भी हैं, जो कि ब्लू वेरिफिकेशन बैज फेसबुक की तरफ से ले चुके हैं। तो जी ये छोटी सी लिस्ट थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ओवरऑल आई थिंक एक ग्लोबल स्केल पे इम्पैक्ट हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले, वी ऑल हैव अ कंट्रीब्यूशन टू मेक, एंड आई थिंक मोस्ट लोग उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। रुहेल, आपकी जर्नी का आगाज़ कहाँ से हुआ था? वेयर वाज दैट पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपको लगा कि मैं अपने से बढ़कर सोचना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी? देखिए, कोशिश यही थी बचपन से ही कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए। काफ़ी डिफरेंट कॉजेज़ के साथ अटैच हुए, कुछ जगहों पे वॉलंटियर किया, कुछ जगहों पे इनिशिएट किया, और फिर एट द एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपने इनिशिएटिव्स बनाए। पर ये इनिशिएटिव मुश्किल इस तरह थे कि हम बताना चाहते थे कि हर एक पाकिस्तानी ताकत रखता है, वो सलाहियत रखता है पाकिस्तान को बदलने की। तू आम मगर तू अहम है, तू कुछ नहीं है तेरा वहम है। इसी सोच के साथ हमने बहुत सारे कॉजेज स्टार्ट की। जैसे पहले डिफरेंट जगहों पे जाके हम वॉलंटियर करते थे, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके वॉलंटियर करते थे, देखा कि यहाँ पे क्या क्या बेहतरी हो सकती है। पर जब रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान के इश्यूज बहुत सारे हैं, अगर आप एक इशू को ठीक करने लगते हैं, दूसरा इशू आपको पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तीसरा चौथा, तो इश्यूज़ की लिस्ट ज़्यादा थी। पर देखिए, मैं एक आम इंसान की तरह, एक आम पाकिस्तानी की तरह वो सब नहीं कर सकता जो गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं। तो मैंने एक कॉज स्टार्ट की जिसमें हम स्कूल्स जाने लगे, फिर हम डिफरेंट जगहों पे हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने लगे। जैसे कराची में एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, फैसलाबाद में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। उसके बाद हमने स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, डिफरेंट कॉजेज़ के लिए किए। पर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि हमें जो है ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको हमारी ज़रूरत है। फिर एक वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी स्टार्ट किए कॉन्सेप्ट के साथ। वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी इस तरह था कि देखिए, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक बिल्डिंग खरीदना, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसमें इनकर होती है। लाखों करोड़ों रुपए आपके लग जाते हैं एक लैंड एक्वायर करने में, उसको बिल्डिंग बनाने में। तो वो सब एक बस की बात नहीं थी एक स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए कोशिश की कि एक आम दीवार को इंसानियत का अक्स बनाया जाए। तो वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी जब स्टार्ट की, एक आम दीवार ली, उसको पेंट किया, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि जी हम यहाँ पे सिर्फ खाना नहीं देंगे, राशन नहीं देंगे, कपड़े नहीं देंगे, यहाँ पे हम मुफ्त इलाज भी करेंगे, यहाँ से हम तालीम को भी बढ़ाएंगे। हर वो चीज़ जो एक आम पाकिस्तानी को, जो कि एक अंडर प्रिविलेज क्लास की ज़रूरत है, हम हर वो चीज़ वहाँ पे मुहैया करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमने चलाया, चलते चलते कॉन्सेप्ट स्प्रेड हुआ, ये इंडिया में फैला, ये बढ़ता रहा। पर उसके बाद रियलाइज़ हुआ जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आप में शऊर बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप खुद को एजुकेट करते हैं, तो ये फैसला किया कि आप खाना या राशन किसी को कितने टाइम दे सकते हैं। देखिए, हम सब स्टूडेंट लाइफ में थे, उस वक्त इनिशिएट किया गया था। तो आप एक चीज़ किसी को कितनी दफ़ा दे सकते हैं? हम ये पब्लिकली तो ओपन कर सकते हैं, पर हम भी ये रोज़ काम नहीं कर सकते। तो सोचा गया कि इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव जो मुझे लगा वो था इल्म। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा शऊर की, तालीम की, इल्म की ज़रूरत है। हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, 2.5 करोड़ की स्टैटिस्टिक्स जो थी, ये सालों से सुनते आ रहे हैं। मैं अपने बचपन से लेके आज तक जो ये स्टैटिस्टिक्स सुन रहा हूँ कि 2.5 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे, ये बढ़ते गए। तो सोचा कि क्यों ना मैं एक उम्मीद बनूं इनके लिए। मैं एक स्लम लिया, वहाँ पे कुछ लोगों ने पहले रजिस्ट किया, फिर हम दूसरे स्लम गए, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे लोग बहुत पॉजिटिव थे इसको लेके कि हाँ, हमारे बच्चों को इल्म की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, यहाँ से स्कूल्स दूर हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल बस से, बाकी सारी चीज़ें। तो वहीं पर स्कूल स्टार्ट किया। जब स्कूल स्टार्ट किया तो जैसे बाकी सब कोशिश करना चाह रहे थे, मैंने भी उसी तरह कोशिश की कि स्कूल को दिन में रखा जाए। जैसे हम स्कूलों में पढ़े, बाकी लोग स्कूल्स में पढ़े। पर देखिए, हर जगह के मसले अलग होते हैं, हम सबको जनरली ट्रीट नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। जब वहाँ पे गए, दिन में स्कूल स्टार्ट किया, पर इतने बच्चे वहाँ पे नहीं आने लगे, क्योंकि जब मसला आइडेंटिफाई किया, मसला अहम ये था कि वो सारे चाइल्ड लेबरर्स हैं। सारे बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है। कोई कहीं पे मॉपिंग करते हैं, कोई एज अ हाउस है, कोई एज अ हाउसमेट काम करिए, कोई कहीं पे वेटर है, कोई बॉन्डेड लेबर है। डिफरेंट वहाँ पे इशूज थे, पर इन शॉर्ट एक चीज़ कॉमन थी, सब चाइल्ड लेबर थे और चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, और वो दिन में नहीं आ सकते। ये स्ट्रेट आंसर था, वो घर कमाएं, घर पैसे ला के दें या तालीम दें। तो फिर वक्त गुजरने लगा, फिर आइडिया आया क्यों ना इनको रात में पढ़ाया जाए। दिन में ये काम कर रहे हैं, पर रात में तो ये फ्री हैं, रात में पढ़ाया जाए। फिर करते करते एक जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें पाकिस्तान का पहला सोलो नाइट स्कूल स्टार्ट किया गया। एक कोड बहुत मशहूर है, टू गेट समथिंग यू नेवर गॉट, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने वो किया जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। चीज़ें मुश्किल थी, रेजिस्टेंस आई हर जगह से कि जी आप इनको रात में क्यों पढ़ा रहे हैं। पर देखिए, जब आप वहाँ पे उनके बीच में रहते हैं तो आप उनको समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जैसे मैंने अर्ज किया कि वो सब दिन में पैसे कमा रहे हैं, रात में वो फ्री हैं।
अब इस तरह था कि क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ये स्लम्स में रहते, तो उनकी ज़िंदगी रात के वक्त, यानी हम इजी ज़बान में बात करें तो मगरिब के वक्त जैसे ही सनसेट होता है इनकी ज़िंदगी रुक जाती है। जब इनकी ज़िंदगी रुकना शुरू हुई, वहाँ से हमने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट की। वहाँ पे हमने जब इनको तालीम देना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आने लगे, आते रहे 100 to 150 ये स्टूडेंट स्टार्ट हो गए। मैं बात कर रहा हूँ आपको 2016 की, जब फैसलाबाद में कोई भी इस तरह का स्कूल नहीं था और पाकिस्तान में भी चंद स्कूल थे, पर वो सब दिन में पढ़ा रहे थे। फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई, आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोगों ने इसको रेप्लिकेट किया, उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए, करते करते बहुत सारे इसका इम्पैक्ट पड़ा। पर हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि इन बच्चों को हम लेके आए स्कूल्स के अंदर, रात से शुरू करें। कॉन्सेप्ट इस तरह था, रात में बच्चे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको दिन में लेके आएंगे और फिर उनको स्कूल में इनरोल करेंगे। फिर ये जर्नी बढ़ती गई और फिर बीच में जब कोरोना का वक्त आया, जब पेंडेमिक आया, तो उस वक्त ये सारे बच्चे स्कूल छोड़ने लगे। पर करते करते भी जर्नी चल रही है। अब हम ऑनलाइन स्कूल भी है तकरीबन 30 to 40 कंट्रीज में, जो muft.pk के नाम से, MUFT यानी free.pk के नाम से, कि मैं वेब डेवलपर भी हूँ, तो मैंने एक और अल्टरनेटिव स्कूल बनाया है जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी इसको एक्सेस करना चाहे वो कर सकता है और घर बैठे बैठे आप मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। पर ये एक चीज़ थी कि अब आप स्कूल जो है बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं, मतलब उनको घर पे तो नहीं मिल रही, वेबसाइट से मिल जाएगी, पर पाकिस्तान में उसकी रीच कम थी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि रात में इनकी जिंदगी रुक जाती थी, तो इसके लिए एक और आइडिया लेके आना पड़ा, जो कि पाकिस्तान के पहले सोलर नाइट स्कूल बैग्स थे या सोलर स्कूल बैग्स थे। एक आम बस्ता जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने एक जादुई बस्ते का भी टाइटल दिया, और BBC अगर मैं नाम लूँ तो BBC ने इसको कहा कि एक बैग जो जिंदगी बदल सकता है। बहुत सारे ये हेडलाइंस बनी और इसमें सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तानी जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, इनकी जिंदगी मगरिब के बाद ना रुके। मतलब इनके पास सिर्फ एक काम ना हो कि जी हमने मगरिब के बाद सो जाना है, ये और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने सोलर बैग बनाया। अब ये सोलर बैग जो था, सोलर स्कूल बैग, हमने उन लड़कियों को दिया इस प्लेज के साथ कि जी आप अर्ली मैरिजेस नहीं करेंगे या बच्चों को आप बॉन्डेड लेबर में या चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये हर उस फैमिली को बैग मिलता जो कि प्लेज करता था कि हाँ हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, उनको कंट्रीब्यूट करने देंगे। तो करते करते जो है फिर हमने पाकिस्तान के पहले सोलर स्कूल बैग्स बनाए। ये सिर्फ इनकी एजुकेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, ये इनको हेल्प करते थे इनके डेली कामों में, जैसे उनको कुकिंग करनी है। बहुत सारी जो फीमेल्स थी उनको निटिंग आती थी, वो टेलरिंग का काम जानती थी, तो इसमें सिर्फ उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, इसके जरिए वो पैसे भी कमा सकी, कंट्रीब्यूट कर सकी इकोनॉमी में भी। आज ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे उनको भी फायदा हो रहा है, कुछ हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। एंड विदाउट अ डाउट, आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट बिकॉज आई डू थिंक कि जब आप स्पेशली इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं जहाँ पर लोगों की बेहतरी के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आई थिंक अपने से बढ़कर सोचना बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोग अपने से बढ़कर नहीं देख पाते, नहीं सोच पाते। तो आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग एंड दैट्स अ बिग डील। और आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन पाकिस्तान एंड ऑन अ ग्लोबल स्केल फॉर पाकिस्तान, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज डील। आपने यूथ अवार्ड भी जीता है, इट्स एक्चुअली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूथ अवार्ड। इसके बारे में थोड़ा सा बताएगा। आई नो कि 2014 में 15 में आपने ये जीता, तो डू टेल अस अबाउट इट और किस तरह का एक्सपीरियंस था। देखिए, वर्ल्ड समिट यूथ अवार्ड जो थे दुनिया के सबसे बड़े यूथ अवार्ड कंसिडर किए जाते थे। जब मैंने इसमें कम्पीट किया था 138 कंट्रीज से 2000 एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। दुनिया के बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन प्रोजेक्ट्स, बेहतरीन इनिशिएटिव्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, कम्पीट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 मेंबर्स की जूरी थी जो कि पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। 40 डिफरेंट कंट्रीज़ को ये जूरी रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आया और मैं पहला पाकिस्तानी भी बना जो साओ पाउलो ब्राज़ील में भी कोई अवार्ड जीते। और ये सबसे बड़ा यूथ अवार्ड इसलिए भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा था, मतलब ये पूरी दुनिया में ग्लोबल स्केल पे भी था। और इसमें जो मेरा प्रोजेक्ट था वो वॉइस ऑफ आर के नाम से था, यानी वॉइस ऑफ रेवोल्यूशन। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे कि डिजिटल स्केल पे भी हम पाकिस्तानी यूथ को एजुकेट कर सकें। क्योंकि देखिए, आप लोकली फिजिकली आप चंद लोगों तक रीच कर सकते हैं, 1000, 2000, मैक्सिमम 1 लाख। पर जब आप डिजिटल स्केल पे होते हैं तो मैंने कोशिश की कि सिर्फ फिजिकली नहीं, इसको फिजिटल, एक नई कॉन्सेप्ट आया है फिजिटल, जिसमें आप फिजिकल और डिजिटल दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आप कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हमेशा से अपने काम को फिजिटल रखा और दोनों मीडियम्स के जरिए कंट्रीब्यूट करने की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, यूथ की बेहतरी के लिए कोशिश की। एंड जस्ट टू मेंशन अ लिटिल बिट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, किस तरह से आपका आइडिया कहाँ से आया आपको एंड व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? देखिए, ब्लॉग, क्योंकि हम कराची में रहते थे तो कराची में इस तरह था कि आप काफ़ी आइसोलेटेड लाइफ हो जाती है।
क्योंकि उस वक्त जो कराची के हालात थे, आप इतना बाहर नहीं निकल सकते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब आप घर में एक आइसोलेशन में रहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे जाएं, आप नेगेटिविटी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को मैं यूटिलाइज करूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता, इस तरह चीज़ें नहीं कर सकते हम, तो क्यों ना घर पे रहते ही आप डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करें। उस वक्त ये डिजिटल मीडियम्स बहुत रेयर होते थे, मतलब ये एक बूमिंग इंडस्ट्री थी दुनिया में, पर पाकिस्तान में ये समझे कि बिल्कुल इनिशिएट हुई थी ये इंडस्ट्री। तो उसमें ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया, जो मैं लिखता था वो आगे मैंने पहुंचाना शुरू किया। एट द टाइम आप अकेले करते थे जी, एंड उस वक्त मैं ओ लेवल्स में था, तो उस वक्त ये इनिशिएट किया गया। एंड आई डू लव दैट, बिकॉज आई थिंक जब भी कोई अच्छा आइडिया आप स्टार्ट करते हो तो इट्स अ वन मैन टीम, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते इट ग्रोज आउट ऑफ हैंड, और वो इतना स्प्रेड आउट कर जाती है। इससे पहले मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया है, बट ऑल्सो ऑन अ ग्लोबल स्केल पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, और अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी है ना। व्हेन आई से कि ज़िंदगी तब्दील कर दी, तो आई एक्चुअली मीन दैट, बिकॉज हमारे मुल्क में कुछ बहुत बेसिक और फंडामेंटल इश्यूज़ हैं जो कि आज तक सॉर्ट आउट नहीं किए गए, सॉल्व नहीं किए गए। एक मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो कि ना सिर्फ पॉवर्टी एक्सपीरियंस करती है, बल्कि इलिटरेट भी है, उनके पास कोई एजुकेशन के लिए ज़रिया मौजूद नहीं होता है। एंड आई थिंक जब आप अपने से बढ़कर सोचते हो और अपने से आगे बढ़कर दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आई थिंक उसको हमेशा इनकरेज करना चाहिए। तो आज आई थिंक हमारी कोशिश होगी कि ना सिर्फ इन अचीवमेंट्स को, इन इनिशिएटिव्स को हम डिस्कस करें, बट ऑल्सो कि एक एग्जाम्पल सेट करें फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कि शायद अपनी ज़िंदगी में गाइडेंस या अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं ढूंढ पाते हैं, और वही हमारी प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश भी रही है। रोहिल, आप जब बात करते हैं हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स के हवाले से, तो आपका सबसे, आपके ख्याल में Which one is the most important to you? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने हर चीज़ हर वक्त के लिहाज से जो मुझे लगी, मैंने वो करने की कोशिश की, जो वक्त की ज़रूरत थी। पर जब वक्त गुजरने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि हर चीज़ ही वक्त की ज़रूरत है, पर एजुकेशन सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, अब क्योंकि मैं एक इनोवेटर हूँ, मतलब मैं कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने पहले किया कि मुझे वो चीज़ें करनी है जो कि आज तक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो हम पहले से कर रहे हैं उसके वो रिजल्ट उस तरह नहीं है। तो मैं जितनी ज़्यादा इनोवेशंस करता हूँ वो स्लम स्कूल पे करता हूँ, क्योंकि वो एक मॉडल इस तरह है जो हम रेप्लिकेट करना चाहेंगे ग्लोबली। हम स्लम स्कूल के अंदर से बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वहाँ पे उनको खाना, राशन, हर एक चीज़ जो किसी इंसान की ज़रूरत है वो हम देते हैं। जब ये शौक इनके पेरेंट्स ने देखा, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा, जब उनको लगा कि हाँ हमारे बच्चों में तब्दीली आ रही है, तो उन्होंने भी स्कूल ज्वाइन किया। मतलब ये एक बहुत रेयर साइट होती है कि शायद दुनिया में कहीं देखने को मिले कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ ही उनके पेरेंट्स यानी माँ बाप और उनके नाना नानी, दादा दादी, वो भी साथ बैठ के उसी जगह पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम अगर रैंक करें एज वाइज तो उनकी एजेस तो बहुत डिफरेंट हैं, पर उनकी जो कैलिबर है एजुकेशन के लिहाज से वो सब सेम था। तो हम अपने स्कूल में जो है इन सबको भी साथ ही पढ़ाते हैं, यानी बच्चे, उनके माँ बाप, उनके ग्रैंड पेरेंट्स सब एक ही जगह पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो हमने कोशिश की कि सिर्फ हम जो है, देखिए हम बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में करना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और पाकिस्तान के इश्यूज या ये जो बर्डन है ये बहुत ज़्यादा है। अभी मैं रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कोरोना के बाद, जैसे बिल फर्स्ट 2.5 करोड़ बच्चे ये कोरोना से पहले थे, 22.5 मिलियन बच्चे कोरोना से पहले थे। जब ये पेंडेमिक आया इसके बाद जो मैंने नोट किया, ये बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स बढ़ गई है। मैं इसको एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकता क्योंकि एग्जैक्ट कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूँ, हमारा मॉडल जो था, हमने बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में इनरोल किए, पर जब पेंडेमिक आया बहुत सारे बच्चे स्कूलों से जाने लगे, निकलने लगे। तो इन शॉर्ट एक आम इंसान इसको नहीं कर सकता। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं एक सोच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक जर्नी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हर शख्स अपने घर से, अपने जगह से, अपने इदारे से कर सके। देखिए बहुत सारे मुझे लोग पूछने के लिए, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम XYZ पढ़ाई के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, हम नहीं कर सकते। तो देखिए ये सारे इश्यूज़ मैं इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ। जब मैंने वेलफेयर स्टार्ट की, मैं उस वक्त समझे कि 11-12 ईयर्स का था और मैं 27 क्रॉस कर चुका हूँ। तो कहने का क्या मकसद है कि मैं ये इन सारे साल में उन सारी स्टेजेस से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो मैंने जो नोट किया कि हर पाकिस्तानी वो ताकत, सलाहियत रखता है
मैंने देखा है, लोगों को मिला, वो उनको उससे पहचानने की ज़रूरत है। वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते कंट्रीब्यूट। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल है, ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों में जो है हम बात करें तो हाउस हेल्प होती है, मेड होती है, जो आपके काम कर रही होती हैं, वो अक्सर अंडर एज होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, पर वो अक्सर अंडर एज होती हैं। आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है आप बाहर जाके ही कुछ काम करें, आप घर के अंदर इनको एजुकेट कर सकते हैं। बिलफर्स आपकी कोई एजेड है या कोई बड़ी आपके पास हाउस हेल्प मेड है, आप उनके बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। आप एजुकेट नहीं कर सकते, आपको टाइम नहीं है, आप उनकी थोड़ी सी स्कूल फीस पे कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट आप काम करें अपने हाथों से, जो सुकून, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो कहीं और आपको नहीं मिल सकती। एंड आई डू थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक इस तरह की इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना जहाँ पर बच्चे सपोर्टेड महसूस करें, स्पेशली यंग लड़कियाँ सपोर्टेड महसूस करें, जो सेवरल डिफरेंट बैकग्राउंड से आती हैं, कि वो एजुकेशन हासिल कर सकती हैं और ना सिर्फ कि उनको करनी चाहिए। एंड आई थिंक इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का हो जाता है कि यंग लड़कियां जो कि स्पेशली सर्टन इलाकों से बिलोंग करती हैं, सर्टन बैकग्राउंड से अलाउड नहीं होती, उनके लिए डिफरेंट तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता। एंड इस पर भी हम जरूर बात करेंगे रोहे, लेकिन उससे पहले कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल का भी आप हिस्सा रहे हैं 2 साल के लिए, बिटवीन 2019 एंड 2021। यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि बिगेस्ट यूथ काउंसिल इन द वर्ल्ड द कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल है, और इसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे थे 1.2 बिलियन यंग पीपल फ्रॉम विद इन द कॉमनवेल्थ, तो दैट्स अ बिग डील एज वेल। किस तरह की चीजों के ऊपर बातचीत हुई आपकी? कॉमनवेल्थ है कि 50+ कंट्रीज जो हैं कॉमनवेल्थ के अंदर शामिल होती हैं और 1 अरब से ज्यादा यूथ को जो है ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो इसमें यह था कि इसकी कमेटी में भी मैं शामिल था और मैं इलेक्टेड मेंबर था इसका। तो देखिए, हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है पूरी दुनिया में की जाए, कि हमारे जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया को बताएं कि जी हम क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि हम जिसको इश्यूज से ज़्यादा सॉल्यूशंस पे बात करें। देखिए, इश्यूज पे आज तक बात होती आई और ये मेरे मुताबिक ये इतना इफेक्टिव नहीं है बनिस्बत सॉल्यूशंस के। तो जहां हम बिलफर्ज हम 2 मिनट बात करते थे इश्यूज की, तो हम कोशिश करते थे कि हम 2 घंटे बात करें इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि एट द एंड हम बेटरमेंट चाहते हैं पाकिस्तान की, यूथ की, दुनिया की। तो इसमें यही कोशिश थी कि हमने जो है बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। जो पाकिस्तान में भी तो यूथ काउंसिल जो फॉर्म किया गया था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल का बहुत अहम हाथ था। उसके अलावा 2-3 कंट्रीज और भी थी जिसके कॉमनवेल्थ ने कंट्रीब्यूट किया था, यूथ काउंसिल ने, वहाँ की नेशनल यूथ काउंसिल बनाने में। तो हम यही फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तानी यूथ काउंसिल तो डिसॉल्व हो चुकी थी, तो वो नहीं चल पाई थी, हम इंटरनेशनली काम करते रहे। तो कोशिश हमेशा यही होती है कि देखिए, पाकिस्तान में जो है अराउंड 60-70% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। पर अगर ये यूथ का 0.5% भी पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, 1 घंटा 2 घंटे, ऐसे मैंने अर्ज किया, बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप एक नया दरख्त लगाएं, जो ऑलरेडी दरख्त लगे हुए उनको आप पानी डाल सकते हैं। जैसे इससे मुराद मेरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे SOS विलेज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे जाके हमारी आ सकते हैं, आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, टाइम दें। देखिए, आज के दौर में पैसे से ज़्यादा अहम जो है, जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, हमारे लिए पैसे से ज़्यादा अहम है आपका टाइम, कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितना वॉलंटियर दे सकते हैं। हर चीज़ एक अपने इनिशिएटिव की बात भी की, जहाँ पर आई थिंक स्कूल जिसमें आप बात कर रहे थे, उस वाले से बताइएगा, क्या यूथ में से अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हाउ कैन दे डू दैट? देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से रहता, हम पैसे किसी से नहीं लेते, ना लेना चाहते हैं। कोई देना चाहता है, वो सबसे अहम चीज़ है अपना टाइम दे। आप आए वहाँ पे वॉलंटियर करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप नहीं कर सकते, आप उनको डायरेक्टली जिस तरह आप उनकी हेल्प करना चाहिए। देखिए, बीच में हम ब्रिज नहीं बनना चाहते, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप खुद उस रास्ते पे चलें जो हमने एक सेट किया है, जो कि सेफ सिक्योर्ड है। आप डायरेक्टली जब इनसे मिलते हैं, अब देखिए, हमारे पास ऑप्शंस हमने बहुत ज़्यादा ओपन कर दिए यूथ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहे। आप आए वहाँ पे फिजिकली कंट्रीब्यूट करें अपना टाइम। आप नहीं कर सकते, आप इन बच्चों को बुक स्टेशनरी जो है आप डायरेक्ट अपने हाथों से दें। आप ये नहीं कर सकते, सबसे बेहतरीन चीज़ है आप घर बैठें और आप अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करें। बिलफर्ज आप मैथ्स में अच्छे हैं, आप साइंस में अच्छे हैं, आप उर्दू में अच्छे हैं, आप हिस्ट्री में अच्छे हैं, आप घर बैठ के जो है अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करें। फ़ोन देखिए, ऑलमोस्ट हर घर में है, स्मार्टफोन भी आप ऑलमोस्ट हर घर में, प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज क्लास ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ सब में पहुंच चुके हैं। आप एक कैमरा लें, अपने जिस चीज़ में आप अच्छे हैं वो रिकॉर्ड करें। देखिए आपके 5 मिनट किसी के 5 साल, 5 जिंदगियां, 500 जिंदगियां, 5000 जिंदगियां भी बदल सकते हैं। हमने ऐसे बताया, स्लम स्कूल का एक पार्ट बनाया muft.pk, इसको मुफ्त स्कूल का भी नाम दिया, muft.pk। यहाँ पे जो भी कंटेंट होता है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं और ये फ्री में एक्सेसिबल होता है पूरी दुनिया के लिए। यहाँ पे पाकिस्तान से लोग इसको देख रहे हैं, इवन यूएस से, यूके से, नाइजीरिया से, तकरीबन जो हमने स्टैटिस्टिक रिसेंटली देखी थी 30 to 50 कंट्रीज जो हैं इसको हर मंथ में थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं इसको हर मंथ देख। तो हमारी कोशिश यही है कि देखिए हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम एजुकेशन को फ्री और क्वालिटी। देखिए लोग जिसको कहते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जरूरी नहीं क्वालिटी एजुकेशन फ्री हो या फ्री एजुकेशन क्वालिटी हो, तो हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। और अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल गोल्स होते हैं, जो कॉमनवेल्थ या यूनाइटेड नेशंस बताता है, वो यही कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो हम क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस देना चाहते हैं हर पाकिस्तानी को, जो कि अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। एंड आई थिंक इस वक्त जिस तरह आप बात कर रहे थे कि उस वक्त की जो ज़रूरत हो, तो आई थिंक इस वक्त शायद ही इससे ज़्यादा कोई और चीज़ ज़रूरी हो, जो कि हमारी यूथ को एजुकेट करना है, सही प्लेटफॉर्म्स, डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज स्पेशली अपने से बढ़कर सोच रहे हैं कि, एंड आई थिंक आज हमारी यूथ अगर इतनी टैलेंटेड है, इतना पोटेंशियल है, या तो कहीं ना कहीं उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, उनके पास वो नेसेसिटीज़ मौजूद नहीं है। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी आज के शो में डिस्कस करें, डायरेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ तक हो सकता है आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। एंड डेफिनेटली आई थिंक ये हम सबको फैसला करना होगा कि हम अपने से बढ़कर सोचेंगे, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन बेहतर करेंगे और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करेंगे। आई थिंक दुनिया कोई भी नहीं बदल सकता हम में से, लेकिन हम सब अगर इंडिविजुअली अपने इर्द गिर्द बेहतरी लाने की कोशिश करें, इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करें, तो आई थिंक हम ओवरऑल अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन और पार्ट ज़रूर प्ले कर सकते हैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में। आगे बढ़ते हुए रुहेल, आप मुझे अपने एक इनिशिएटिव के बारे में, जो कि आपने ब्रीफली पहले मेंशन भी किया, जो कि बैग्स के हवाले से, मैं गलत नहीं कोट करना चाहती, इसे आप खुद बताएं इनके बारे में, और किस तरह से, एक तो ये आपको इंस्पायर कहाँ से हुए और क्या इम्पैक्ट आपके ख्याल में इससे आया है? देखिए बहुत सारी चीज़ें वक्त की ज़रूरत होती हैं, आपको इनोवेशंस करनी पड़ती हैं, जिद्दत लानी पड़ती। बैग्स पाकिस्तान में भी पहले थे, दुनिया में भी पहले थे, पर हमने कोशिश की। देखिए ये बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में तो रहे, पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहा। मतलब घर वालों की तरफ से बर्डन है, फैमिली प्रेशर्स इतने ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे ये काम करते हैं, पीयर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें इन पे होती, तो ये घरों से निकल नहीं पाते। खास तौर पे फीमेल्स जो हैं, ये इनको के बैरियर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको बाहर निकलने की उस हद तक इजाज़त नहीं मिलती है, मतलब सर्टेन क्लास में, सर्टेन जगहों पे। तो हमने कोशिश की, देखिए कि तालीम इनके घर तक पहुँचाई जाए। जैसे कि खाना घर तक पहुंच सकता है, जो कि ज़रूरत है, तो तालीम घर तक क्यों नहीं पहुंच सकती उन लोगों के लिए जो वेल ऑफ क्लास होती है। वो जैसे प्राइवेट ट्यूटर्स हायर कर लेते हैं, इस तरह चीज़ें, ट्यूशन्स हायर कर लेते हैं। तो मैं सोचा इनको क्यों ना फैसिलिटेट किया जाए बहुत हद तक कि घर में बैठे बैठे हर चीज़ कर सकें। तो हमने एक नॉर्मल स्कूल बैग्स लिए और उनको ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि मैं सोलो बिजनेस भी था, तो मुझे सोलर की इतनी मालूमात थी कि हम किस तरह क्या चीज़ें मर्ज करें या चीज़ें उसमें ऐड करें तो एक नई इनोवेशन आ सकती है। तो मैंने नॉर्मल स्कूल बैग्स को, जो कि बच्चे यूज़ कर रहे थे, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया सोलर स्कूल बैग्स में, और वो हमने हर बच्चों को फ्री में देना स्टार्ट किया। पर कोशिश की हमने कि ये हम फीमेल्स को देना स्टार्ट करें, जो कि अंडर एज गर्ल्स हैं, उनको देना स्टार्ट करें, ताकि उनकी फैमिली को ये लगे कि बच्ची हम पे बर्डन नहीं है। इस बच्ची की वजह से हमारे घर में जो सोलर एक रहमत के तौर पे आया। क्योंकि देखिए मैंने बताया कि अंधेरा किसी को नहीं पसंद होता, उनको भी नहीं पसंद होता, पर जब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते रोशनी, देखिए हमारे लिए रोशनी, लाइट्स बहुत कॉमन चीज़ है कि जी, पर इनके लिए एक नेमत है। ये अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि जी रोशनी आई, इनके लाइफस्टाइल बदलना शुरू हो जाए, उनको बैग्स दिए। अब ये इस तरह क्या हुआ कि जी बहुत सारे बच्चियों ने काम छोड़ना स्टार्ट किया, यानी कि हाउस हेल्प से हट गई, एज अ मेड ये काम करना इन्होंने छोड़ दिया। अब ये घर में रह के वो काम करती थी जो कि इनकी जनरेशन्स करती आई थी, जो हैंड निटिंग का काम था, क्ले से चीज़ें बनाना, बहुत सारी वो चीज़ें जो ये छोड़ चुकी थी सोसाइटी प्रेशर्स की वजह से या उसके घर के हालात ख़राब है इसकी वजह से। तो हमने कंट्रीब्यूट इस तरह किया कि हमने अराउंड 200 जो स्कूल बैग्स हैं, सोलर स्कूल बैग्स, इसको हमने फ्री में कंट्रीब्यूट किया।
क्योंकि देखिए इस तरह होता है कि हमारा स्केल शायद उस तरह बड़ा ना हो कि जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सारी मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ। 60 to 70% जो मेरी अर्निंग्स है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह कंट्रीब्यूट करूँ कि हमें डोनेशंस ना मांगनी पड़े, हमें फंड रेजिंग ना करनी पड़े, हम जो चाहें हम खुद कर सकें। और हम यही दूसरों को भी अर्ज करते हैं कि देखिए आप कुछ भी करना चाहते हैं आप खुद कोशिश करें, खुद इनिशिएट करें। जैसे स्कूल बैग्स थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, आप इस तरह बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। अब देखिए ना, वो बैग ने सिर्फ एक बच्ची को फ़ायदा नहीं दिया, ये फैमिली ऑफ 10 यानी कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनको भी कंट्रीब्यूशन मिली कि जी आप रात में खाना बना सकते हैं, आप बहुत सारी वो चीज़ें जैसे कि आप दिन में जो नहीं कर सकते थे रात में आप वो कर पा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर पाया ये इनोवेशन। इसके अलावा रोहेल, आई थिंक हमने इतनी बात की है अबाउट कंट्रीब्यूशन एंड मेकिंग अ डिफरेंस। आपके ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी की या आज हर पाकिस्तानी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअली, ना सिर्फ लोगों की तरफ, अंडर प्रिविलेज्ड की तरफ? देखिए ये मुल्क जितना मेरा है उतना ही सबका है। अगर मैं सोच सकता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ कि मुझ जैसे बहुत सारे लाखों पाकिस्तानी होंगे, लाखों यंगस्टर्स होंगे वो भी इसी तरह सोचते हैं। पर मसला आता है गाइडेंस का, या हम किस तरह स्टार्ट करें डायरेक्शन का। तो देखिए ज़रूरी नहीं, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ बहुत बड़ा करें, आप कुछ छोटा करके भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए अगर आप किसी की एक की ज़िंदगी बदल सकते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपने आसपास लोग देखें, आपके आसपास स्लम्स होंगे, अंडर प्रिविलेज एरियाज होंगे, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं बहुत दूर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ही कंट्रीब्यूट करें। आप अपने आसपास देखें, जैसे फ्रूट सेलर है, सब्जी वाला है, कितने इस तरह के लोग हैं जो कि आपकी नज़रों के सामने होते हैं पर आप उनको पहचान नहीं पाते कि हाँ ये मुस्तहिक हैं। कोशिश करें सफ़ेद पोश लोगों की ज़्यादा मदद कर सकें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि सामने खुद नहीं आते, आपने उनको खुद आइडेंटिफाई करना होता है। और कोशिश करें जितना आप करना चाहें खुद करें। आप छोटे से छोटा काम भी कर सकते हैं, पर अगर आप कुछ चाहें, देखिए हमें अक्सर जो चीज़ें फेस करने को मिलती है कि लोग कहते हैं जी हमारे कंट्रीब्यूशन से क्या होगा। पर देखिए मैंने भी आज से कोई 12-15 साल पहले शायद एक यही सोच रखी कि जी अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा तो शायद एक इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो सके। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदलना शुरू हुई। तो इसी तरह, और बाकी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम फ्री गाइडेंस दे सकते हैं आपको। ज़रूरी नहीं हमारे पास आप कंट्रीब्यूट करें या हमारे पास ही वॉलंटियर करें। बहुत सारी आप फेसबुक पे लिखें, गूगल पे लिखें, एक लंबी लिस्ट है जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता सिर्फ हम ही काम करें, हम जैसी बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा काम कर रही हैं। आप वहाँ पे जाके वॉलंटियर करने की कोशिश करें। देखिए गवर्नमेंट की बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, पर वहाँ पे उस तरह नहीं हो रहे होते काम, तो आप वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जब से फ्लड आए हैं तो आपको तकरीबन हर जगह ही वो लोग दिखेंगे जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके अपने गांव में, अपने शहर में, अपने सूबे में। तो आप कोशिश करें डायरेक्टली आप उन तक रीच करें, क्योंकि देखिए अगर आपके इरादे नेक है, नीयत साफ़ है, तो मदद आपकी खुद आ जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। तो पाकिस्तान देखिए एक इंसान नहीं बदल सकता। आप सियासतदानों पर रिलाई करें, किसी पर रिलाई करने से बेहतर है आप खुद चीज़ें करें। अगर आप खुद कुछ बेहतर कर पाएंगे तो पाकिस्तान तभी बेहतर हो पाएगा। एंड मैं जिस तरह से बात करी थी स्पेशली लिमिटेशंस के बारे में, एंड आई थिंक दैट्स अ सब्जेक्ट जो कि शायद उतना एड्रेस नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर हम बच्चियों की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, फ्रॉम सर्टन, एंड आई थिंक इवन हर, अगर आप जगह से बात कर लें, आप यू नो जोग्राफिकल ना भी अगर सेपरेट करें या फाइनेंशियल मीन्स ना भी सेपरेट करें, आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। कोई इस तरह का प्लान है आगे चलते हुए स्पेशली लड़कियों के लिए? देखिए हमारा वॉलंटियर बेसिस पे भी है कि जैसे हमने बताया कि कोई भी फीमेल जो इस तरह की सर्टेन बाउंड्रीज में, रिस्ट्रिक्शंस उसमें हैं, तो वो ऑनलाइन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए। आप लिख सकते हैं, आप वीडियो लेक्चर्स कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक्स आती हैं बनाना, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एज अ वॉलंटियर साइड पे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जो अंडर प्रिविलेज क्लास है जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हमने muft.pk के नाम से जो है एक वेबसाइट जो कि एक ऑनलाइन स्कूल का काम कर रहा है, स्लम स्कूल के अंदर, वो हम लॉन्च कर चुके हैं। अब हमारा अगला गोल यही है कि हम इसकी रीच इंक्रीज करें। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जितने लोग सुन रहे होंगे, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को फॉरवर्ड करें कि जी एक इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव है, आपको कुछ नहीं करना है। इंटरनेट पैकेज सबके पास होते हैं, हर चीज़ सबके पास है, इंटरनेट एक्सेस है ऑलमोस्ट सबके पास, आप इसके ज़रिए करें। फिर हम यही कोशिश करेंगे कि बहुत सारे वो रिमोट एरियाज़ जहाँ पे इनकी एक्सेस नहीं है, हम वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करें। तो कोशिश यही है कि जी पूरे पाकिस्तान में
इल्म फैला जाए, तालीम फैलाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अगर हमें बदलना है तो तालीम से ही हम बदल सकते हैं। मैंने बहुत सारे इश्यूज देखे, बहुत सारे कॉजेज देखे, पर जो मुझे सबसे फेवरेट कॉज लगी वो ये है कि एजुकेशन के जरिए पाकिस्तान का हर मसला हल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग एजुकेशन को मिक्स कर देते हैं। अगर हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहे। देखिए ऑडियंस को यही पैगाम है कि देखें, तू आम मगर तू अहम है, तू कुछ नहीं ये तेरा वहम है। हर पाकिस्तानी एक ताकत रखता है, एक सलाहियत रखता है, एक अहमियत रखता है। जिस तरह मैं रखता हूं शायद मुझसे बढ़कर आप रख सकते हैं। सिर्फ मैं एक आम पाकिस्तानी हूं जिसके कुछ खास ख्वाब हैं हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। बस यही कोशिश आप करें कि पाकिस्तान के लिए आप जिस तरह भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, जिस लेवल पे भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, आप कोशिश करें, उसको करने की कोशिश करें। ऑनलाइन है, आप फिजिकली करना चाहें, कंट्रीब्यूट आप किसी भी मीडियम के जरिए कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। पर कोशिश यही करें कि अपने इर्द गिर्द से स्टार्ट करें, अपनी सराउंडिंग से स्टार्ट करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें मदद आपकी हासिल होती रहेगी। बाकी आपको जो हमसे गाइडेंस चाहिए वो भी हम देने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारी गुफ्तगू जारी थी। आज स्पेशली फर्स्ट हाफ में हमारी कोशिश थी कि सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्प्रूवमेंट, किस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर सकते हैं, आपका क्या किरदार है अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, और अपनी जितनी भी इंटरैक्शंस है उसमें। आई थिंक हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट हम सबका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एज लॉन्ग एज हम अपना रोल पूरा कर रहे हैं और अपने जो इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं, इनफैक्ट अगर उसमें भी बेहतरी लेकर आ रहे हैं, तो एक्चुअली ऑन अ ग्लोबल स्केल हम बहुत दफ़ा हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि चीज़ों को किस तरह से बेहतर कर रहे हैं। एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करना आई थिंक इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। आगे बढ़ते हुए सेकंड हाफ में हमारी कोशिश होगी कि बात करें टैक्सेशन के हवाले से। एज पाकिस्तानीज हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ हम रजिस्टर हों टैक्सेस पे करने के, बट ऑल्सो जो फेयरली ट्रांसपेरेंट तरीके से ना सिर्फ अगर हम शॉपकीपर्स की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में जो लोग मौजूद हैं, लेबर की बात करते हैं, स्किल लेबर की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जिनकी किसी भी तरह से रियल एस्टेट में इन्वॉल्वमेंट हो या किसी भी और इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वॉल्व हो, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट द एंड ऑफ द डे कि हम लोग ना सिर्फ रजिस्टर करवाएं खुद को, बट ऑल्सो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हमारी बनती है टैक्सेशन उसको कैलकुलेट करें, पूरी तरह से उस टैक्स को पे करें, अपने मुल्क की प्रोग्रेस, अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए अपना फ़र्ज़ और अपना किरदार अदा करते रहें। आज हम लोग स्पेशली POS के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया या इंट्रोड्यूस पहले हो चुका था, लेकिन उसको उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लगाना, उसके हवाले से थोड़ा सा सख्ती की गई, रूल्स को टाइटन किया गया और कुछ पेनल्टीज़ भी रखी गई इस हवाले से कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते हैं, अगर आप अपनी शॉप को, रेस्टोरेंट को POS के साथ अलाइन नहीं करवाते हैं। डेफिनेटली आई थिंक मेरे से बेहतर किस तरह से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पर अप्लाई करते हैं, आपके बिजनेस पर अप्लाई करते हैं, मेरे से बेहतर हमारे बहुत ही खास मेहमान जो आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं वो बता सकेंगे। तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ सैयद फजल मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कमिश्नर FBR फैसलाबाद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। जो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी, POS काफ़ी वक्त से मौजूद है, लेकिन आई थिंक उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, उसको लगाने के हवाले से स्ट्रिक्टनेस कुछ ही अरसे पहले से शुरू हुई है, जिसके बाद डिफरेंट तरह की आपको बताया भी गया है कि क्या तरीका है, कहाँ पर आप लायबल हैं, कहाँ पर आप अगर नहीं भी लगाते हैं तो दैट्स फाइन। तो आई थिंक वो समझना जितना हो सके उसको आसान बनाने की भी कोशिश की गई है, बिकॉज आई थिंक कई दफ़ा प्रॉब्लम विद टैक्सेशन है इसके बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से हम पर किस तरह से वो चीज़ इंप्लीमेंट होती है, हम लोगों ने किस तरह से उसको हैंडल करना है। आई थिंक आज के शो में यही कोशिश होगी कि कोई भी इस तरह की चीज़ें जो कि हमारी ऑडियंस के लिए कन्फ्यूज़ कर देती हैं, उनको ये कन्फ्यूजन का बाइस बनती है, उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें और किस तरह से आप अपने मुल्क की तरक्की में, अपने मुल्क की प्रोग्रेस में अपना किरदार, अपना रोल अदा कर सकते हैं। अगर हम उमैर बात करें स्पेशली POS के हवाले से, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि आवाम को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस पे बताऊंगा कि POS है क्या। ये कोई नया टैक्स या कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि
ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, यानी कि हम मार्केट जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाते हैं, वहाँ से कोई ख़रीदारी करते हैं, हम कपड़े ख़रीदते हैं, हम अपनी ग्रॉसरी करते हैं, कोई और मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं, तो उस पर हर ख़रीदार या हर शहरी सेल्स टैक्स पे करता है, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से या FBR की जानिब से मुकर्रर किया गया है। अब आम शहरी को ये नहीं पता कि उसने जो सेल्स टैक्स पे कर दिया है वो दुकानदार ने अपनी जेब में डाल लिया है या फिर कौमी ख़जाने में चला गया है। तो इसी चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, इसी की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था कि वो तमाम शॉपिंग पॉइंट्स, वो तमाम रिटेलर्स जो कि FBR के Tier 1 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनकी दुकान जो है वो 1000 स्क्वायर फुट या उससे बड़ी है, क्योंकि फौरी तौर पे हर जगह पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। उसमें जो रद्दअमल था मार्केट्स का, बिजनेस कम्युनिटी का, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि पहले जो Tier 1 कैटेगरी में आते हैं, जो बड़े रिटेलर्स हैं, उनको इसमें रजिस्टर्ड किया जाए, यानी कि ऐसे वो तमाम कारोबारी मराकज़ जो कि 1000 स्क्वायर फुट या उससे बड़ी दुकान है, वो किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है, या वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कारोबार करते हैं, और उसके साथ साथ उसका जो बिजली का बिल है वो मेरे ख्याल से 50,000 12 लाख सालाना, सॉरी 1 लाख रुपये माहाना और 12 लाख रुपए सालाना अगर उसको आता है, तो फिर वो Tier 1 कैटेगरी में फॉल करते हैं, और उसके बाद वो जो POS सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट होने के पाबंद हैं। उसके साथ साथ जो ब्रांड्स और चेन स्टोर्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, होता क्या है कि आम तौर पे कोई भी शहरी जाता है, वो ख़रीदारी करता है, मिसाल के तौर पे वो 1000 रुपये की ख़रीदारी करता है, उस पर 17% GST बनता है, वो ब्लाइंड है, उसे कुछ पता नहीं कि उसका जो सेल्स टैक्स है वो कौमी ख़जाने में जा रहा है नहीं जा रहा। तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया कि हर जो Tier 1 कैटेगरी वाला रिटेलर है वो FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होगा, और फिर वो जो इनवाइस देगा, शहरी ने 1000 रुपये की ख़रीदारी की, उस पर वो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस जारी करेगा, और उस इनवाइस पर एक कोड होगा या उसको स्कैन करने की भी ऑप्शन होगी, और उसमें फिर वो शहरी जो है वो अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करेगा और उस बारकोड के ज़रिए या उसको स्कैन करके चेक कर सकेगा कि आया कि उसने जो सेल्स टैक्स पे किया है वो अपनी सही जगह यानी कौमी ख़जाने में चला गया है कि नहीं गया। अगर नहीं गया तो फिर वो FBR को उसकी शिकायत कर सकता है। तो ये सिस्टम था जिसकी इब्तदा की गई FBR की जानिब से, क्योंकि जब तक आप अपनी इकानमी को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके नहीं आएंगे, उस वक्त तक सिस्टम से टैक्स चोरी जो है वो कम नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती। अभी उस पर वर्किंग शुरू की गई। फैसलाबाद पे अब तक 500 के लगभग ऐसे रिटेल पॉइंट हैं जो कि POS सिस्टम से इंटीग्रेट हैं FBR के सिस्टम के साथ, और वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इनवाइसेस जो है वो दी जा रही हैं। इसके साथ साथ FBR ने इसको मज़ीद मौसर करने के लिए एक इनामी स्कीम शुरू की है कि हर महीने कुरानदाजी की जाती है, और वो लोग जो POS वाली अपनी रसीद है उसके ज़रिए ख़रीदारी करते हैं और फिर उसको वो FBR की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो फिर उस जब कुरानदाजी की जाती है तो हर कुरानदाजी में उनका जो इनाम निकलता है और लोगों को इनामात से नवाजा जाता है। लेकिन दूसरी साइड ये आ जाती है कि इस हवाले से अभी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। इस हवाले से FBR की जाने से मुख्तलिफ इक़दाम भी उठाए गए। पहले मरहले में तो इशू ये था कि POS लगाया कैसे जाए, कुछ जगहों पे इंस्टॉल हो गया, उसके बाद भी शिकायत सामने आती हैं कि कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कि वो POS वाली इनवाइस नहीं देते। मिसाल के तौर पर एक दिन में अगर 100 ग्राहक एक दुकान पे आते हैं, वो 95 लोगों को वैसे भेज देते हैं, सिर्फ 5 लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, और या उनको सिर्फ मांगने पर वो POS वाली इनवाइस जो है वो दी जाती है। तो बहरहाल ये सारा सिस्टम जितना भी था, ये सिर्फ और सिर्फ जो सेल्स टैक्स लोगों की जानिब से पे किया जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सेल्स टैक्स का हिस्सा जो है वो चोरी हो जाता है, रास्ते में रह जाता है। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये सिस्टम बनाया गया जिस पर FBR वर्किंग कर रहा है।
इसी के साथ मैं ये भी ज़रूर चाहती हूँ कि आई थिंक एक और कन्फ्यूजन जो कि हम सबके माइंड में होता है, क्या POS सिस्टम और इनकम टैक्स रिटर्न एक ही चीज़ है या फिर ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ज़रूर बताएगा क्या ये एक ही चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने चीफ कमिश्नर जनाब सैयद महमूद हुसैन जाफरी साहब और तमाम कमिश्नर साहबान की तरफ से, RTO फैसलाबाद की तरफ से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कौमी नौइयत के इस अहम मौजू पर हमें बात करने का मौका दिया। आपके सवाल का पहला हिस्सा कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स या POS और इनकम टैक्स रिटर्न, इनमें फ़र्क क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, इनकम टैक्स रिटर्न हर साल मामूल के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत सालाना की बुनियाद पे आप अपने आमदन के हिसाब से जमा करते हैं रिटर्न, और ये 30 सितंबर से पहले इंडिविजुअल और AOT के लिए ये डेट मुकर्रर किया जाता है। वो सालाना की बुनियाद पे होता है और 30 सितंबर इस साल भी 1 जुलाई से FBR ने अपने वेबसाइट पे इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड कर दिया है और इस साल भी तौसी नहीं होगी, लिहाजा आपकी वसातत से भी हम अपने लेवल पे भी फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि 30 सितंबर से पहले सारे अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि POS क्या है और इसका इनकम टैक्स के साथ क्या ताल्लुक है। POS ये एक्चुअली, जिस तरह उमैर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात की, ये टियर 1 रिटेलर्स पे होता है और ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत लागू किया जाता है। शुरू से मैं बताता चलूं कि ये इसका अपना अलग एक लीगल फ्रेमवर्क है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत। सबसे पहले तो ये है कि रिटेलर इसमें आते हैं, तो कौन रिटेलर है? वो सेक्शन 228 के तहत रिटेलर को डिफाइन किया गया है कि वो रिटेलर जो कि परचून फरोश हो, होलसेलर ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, मैन्युफैक्चरर ना हो, और वो आम सारिफ को यानी जनरल कंज्यूमर को सेल्स टैक्सेबल गुड्स फराहम कर रहा हो, यानी काबिल टैक्स सेल्स टैक्स जिस पे लगता है, काबिल टैक्स अशिया फराहम कर रहा हो। ये हो गया रिटेलर की तारीफ। हाँ, एक चीज अगर मैं आपसे पूछ सकूं, आपने कहा कि वो अशिया जो जिस पे सेल्स टैक्स लगता हो। हाँ जी, ये आप थोड़ा सा बताएंगे हमारी ऑडियंस की क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि उन्हें पता हो कि क्या चीजें वो खरीद रहे हैं। मैं उस पे आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। अच्छा, जब ये रिटेलर तो हो गया, रिटेलर के बाद अब सारी रिटेलर सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेबल नहीं होते, सिर्फ वो रिटेलर सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेबल होते हैं जो टियर 1 में फाइल करते हैं। अब टियर 1 रिटेलर, जिस तरह उमैर साहब ने कहा, 2 सबसेक्शन 43 में डिफाइंड है कि कौन कौन है। उसमें 8 कैटेगरीज हैं। जिस तरह उमैर साहब ने कहा कि किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में हो, कोई बड़े प्लाजे में हो जिसके शॉप का एरिया 1000 स्क्वायर फीट या इससे ज्यादा हो, फर्नीचर के लिए 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो, जिसका सालाना बिल 12 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो, अगर वो ज्वेलर है तो उसकी दुकान का या उसके बिजनेस प्रीमिसेस का एरिया 300 स्क्वायर फीट या इससे ज्यादा हो, ये लोग सेल्स टैक्स के टियर 1 के जुमरे में आते हैं। अब टियर 1 रिटेलर जब हम रजिस्टर करते हैं, स्टेप 1 ये होता है हमारा कि रजिस्टर करते हैं, वॉलंटरी या कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर FBR का अपना एक सिस्टम है कंप्यूटराइज, जिसको हम कहते हैं ना इंटीग्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद इंटीग्रेशन का मरहला होता है और वो हम इंटीग्रेट करते हैं। जब एक टियर 1 रिटेलर है, उसकी 3, 4 या 6 या 8 पॉइंट ऑफ सेल है, जिसको हम POS आमतौर पे कहते हैं। ये जनरली हम मिक्सअप कर जाते हैं। एक टियर 1 का 1 POS भी हो सकता है, एक टियर 1 का 4 POS भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जिस तरह कि हमने आज तक 487, उमैर साहब ने कहा ना 487 रिटेलर्स को हम रजिस्टर कर चुके हैं। हम आइडेंटिफाई किया है हमने 696 को, 6 आउट ऑफ 696 हम 487 को रजिस्टर कर चुके हैं, वॉलंटरी और कंपल्सरी। उनमें पॉइंट ऑफ सेल 905 है, 905, मतलब एक के 2 भी हैं, 3 भी हैं, 1 भी है, इस तरह। जब वो POS भी रजिस्टर कराते हैं तो सेल्स टैक्स इनवॉइस वो जनरेट करते हैं और वो सिंक्रोनाइज्ड होता है FBR कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ। तो जो सेल्स टैक्स इनवॉइस वो इशू करते हैं
उनका सेल्स भी साथ साथ रिकॉर्ड होता जाता है, और उसमें ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिसमें सेल्स टैक्सेबल गुड्स ना हो। मसलन बेकरी है, अब बेकरी हमने रजिस्टर की, उसके साथ वो ब्रेड भी सेल करते हैं, तो ब्रेड सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट है, तो वो सेल्स टैक्स इनवॉइस पे लिख देते हैं कि ये गुड्स जो मैंने सेल की ये एग्जेम्प्ट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस तरह सेल्स टैक्स SRO 1125 के तहत आते हैं, जिस तरह फैब्रिक, टेक्सटाइल गुड्स, उस पे रेट पर 8 शेड्यूल के तहत 12% लगता है इंस्टेड ऑफ 17%। वो रिड्यूस्ड रेट पे 8 शेड्यूल के तहत वो कैलकुलेट करके वो दे देते हैं। तो ये है तरीक़ेकार सेल्स टैक्स POS। वैसे ये टियर 1 होता है। टियर 1 के बाद वो अपने पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर करते हैं, और सेल, रोजाना सेल की बुनियाद पे फिर वो अपना टैक्स अदा करते हैं। सेल्स टैक्स का रिटर्न सेल्स टैक्स फ्रेमवर्क के तहत मंथली होता है, माहाना, इंस्टेड ऑफ एज कंपेयर टू इनकम टैक्स जो कि सालाना होता है और आमदन की बुनियाद पे होता है। बिल्कुल। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, टैक्सेशन के हवाले से बात करें। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि काफ़ी दफ़ा या तो कन्फ्यूजन की वजह से आपको क्लियर नहीं होती या और रीजंस होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज के शो में स्पेसिफिकली इन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करें कि ब्रेक डाउन करें, आपके कन्फ्यूजन को ख़त्म करें, और एक दफ़ा फिर इस चीज़ को इनकरेज करें कि अपने आप को रजिस्टर करवाएँ, आपके जो टैक्सेस हैं उनको प्रॉपर्ली पे करें। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, देखें कि क्या वो जगह या शॉप POS पे रजिस्टर्ड है। हमेशा अपनी स्लिप पर चेक करें कि वो टैक्सेस जो आपसे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास भी पहुंचाए जा रहे हैं। और बड़ा आसान तरीका है इसको चेक करने का। जो स्लिप आपको दी जाती है उसके ऊपर लिखा होता है कि वो POS के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो हमेशा उस स्लिप को लाजमी तौर पर लें और मेक श्योर करें कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना फ़र्ज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें अपने मुल्क की तरफ, अपने मुल्क की तरक्की की तरफ। आगे बढ़ते हुए उमेर, आई थिंक हमने डिफरेंट चीज़ों को क्लैरिफाई किया है इस पॉइंट तक। सबसे ज़्यादा इशू इस वक्त आपके ख्याल में, स्पेशली कन्फ्यू लिहाज से, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से, आपको किस सेक्टर में, इंडस्ट्री में नज़र आता है, या किस आवाम के सेक्शन में आपको नज़र आता है? देखिए, जहाँ तक रिटेल मार्केट है वहाँ पे ही सेल्स टैक्स चोरी जो है वो सबसे ज़्यादा है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे उतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं हैं। आम जो मार्केट है, रिटेल मार्केट है, वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज आते हैं। आप देखें कि फैसलाबाद में लाखों की तादाद में कारोबारी मराकज़ हैं, और उसमें से सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड दुकानों की या रिटेल पॉइंट्स की तादाद कितनी है? वो बहुत कम तादाद होगी। हम क्लॉक टावर के अराउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे अराउंड अबाउट 50,000 के करीब दुकानें और कारोबारी मराकज़ हैं, जिनमें से सिर्फ चंद 100 ही सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और इनमें से मोस्टली जो है, हालांकि उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि एक तो यहाँ पे उस इलाके में दुकानें छोटी हैं, दुकानों के साइज़ छोटे हैं, फिर वो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी नहीं है, तो वो टियर 2 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि छोटे ताजर। लेकिन आप देखेंगे कि इस घंटाघर से मुल्हिका 8 बाज़ारों में मेरे ख्याल से जो एक बंदा बाहर फट्टे पे बैठ के भी कारोबार करने वाला है, उसकी भी सेल शाम को लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक होती है। दुकानों के अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मौजू पे आके, एक तो रिटेल सेक्टर में सेल्स टैक्स चोरी ज़्यादा है, दूसरी चीज़ जो बड़े रिटेलर्स हैं या जो टियर 1 कैटेगरी वाले लोग हैं, उनको इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो लोग कहते हैं कि जब हम पे एक चेक लग जाता है, हम इस चीज़ के बाउंड हैं कि हम हर जो इनवॉइस जारी करें वो POS वाली जारी करें, सेल्स टैक्स आगे पहुंचाएं, तो उससे हमारी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। जो टियर 2 रिटेलर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो या सेल्स टैक्स लेते नहीं हैं या थोड़ा लेते हैं और वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। उनकी कीमत चीज़ों की जो है वो हमसे कम होती है, तो इससे हमारा कारोबार जो है उस पर असरअंदाज होता है। ये इस किस्म के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो टियर 1 कैटेगरी है। उसके बाद
कुछ लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो जहाँ से मतलब होलसेल से कुछ चीज़ें बाय करते हैं रिटेलर्स, तो उनको उसकी इनवाइसेस नहीं मिलती। मशरूबात सेक्टर में, घी सेक्टर में, चीनी सेक्टर में, तो जब उनको वो इनवाइस नहीं मिलती तो वो किस तरीके से फिर वो 17% जो है वो FPR को जमा करवा दें। तो ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, और इसकी वजह से कुछ मुश्किलात भी आई हैं बिज़नेस कम्युनिटी को, और उन्होंने FPR को और जो कंसर्न्ड फॉरम्स हैं उस पर अपना एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये एक अच्छा सिस्टम है, इसके दायराकार में तोसी करने की ज़रूरत है। अभी FPR की जानिब से इसमें कुछ मज़ीद स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि अब इसमें जो ज्वेलरी का सेक्टर है उसको भी इस कैटेगरी में अभी शामिल किया जा रहा है कि जो ज्वेलर्स हैं, चूँकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसको भी POS में लेके आया जाए कि ऐसे वो तमाम ज्वेलर्स जिनकी दुकान 300 स्क्वायर फुट या उससे बड़ी होगी तो उनको POS में रजिस्टर्ड किया जाएगा। वो खुद होते हैं, वॉलंटियरली होते हैं, या फिर FPR के पास इख्तियार होगा कि वो उनको कंपल्सरी तौर पर रजिस्टर्ड करें। इसी के साथ जब हम बात कर रहे थे पहले, आपने ब्रीफली मेंशन इवन तो किया है, बट बिकॉज आई फील लाइक कि हर एक जो चीज़ है अगर हम उसको स्पेसिफिकली भी डिस्कस कर पाएँ, आपने Tier 1 रिटेलर्स के हवाले से बात की पहले ब्रीफली, उमेर आपने भी मेंशन किया था, बट स्पेसिफिकली अगर आप बताना चाहें कि ये क्या कैटेगरी में कौन से लोग शामिल होंगे जो कि Tier 1 रिटेलर्स के तौर पे कंसिडर होंगे? Tier 1 रिटेलर्स में पहले तो ये है कि वो रिटेलर हो, परचून फरोश हो, और जो कंडीशंस हैं प्रिस्क्राइब वो 8 हैं। अब 8 कैटेगरीज के मुताबिक पहले तो ये है कि उसका एरिया स्क्वायर फीट हर रिटेलर का 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा होना चाहिए। फर्नीचर के केसों में 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा होना चाहिए, या उनकी बिजली का बिल फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, पिछले गुज़िश्ता जो 12 महीने हैं, कमुलेटिव बिल 12 लाख से या 12 लाख हो या 12 लाख से ज्यादा हो। तीसरी या चौथी कैटेगरी उसमें जो फाल करते हैं वो ये है कि वो किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में उनका बिजनेस प्रेमिसेस वाक़ हो, किसी बड़े प्लाजे में जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन हो उसमें वाक़ हो। अगर वो ज्वेलर है तो उसकी बिजनेस प्रेमिसेस का एरिया 300 स्क्वायर फीट या इससे ज्यादा हो, 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो अगर वो ज्वेलर है, और आर्टिकल्स ऑफ ऑर्नामेंट्स सेल करता है। उसके अलावा अगर इनकम टैक्स का 236G और H है, कोई मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है और एक खास लिमिट से उनका परचेज ज्यादा हो जाता है तो वो भी रजिस्ट्रेबल है अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। उसके अलावा यह है कि उसके अलावा यह है कि आप ज्वेलर हैं और ये रिटेलर हैं, और ये क्या कितने हो गए, ये 8 या 7 या 8 है कैटेगरीज। अब रिफ्रेश तो डेबिट कार्ड के जरिए मशीन खरीदा हो, POS का मशीन भी अगर इसी बैंक से खरीदा हो वो भी रजिस्ट्रेबल है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा ऑफ कोर्स क्या इस सिस्टम के अंदर मैं अगर आप अपने आप को शामिल करते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, इससे रिटेलर्स को और आवाम को क्या फायदा पहुंचता है? मेरे ख्याल से अगर ये सर बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल्स की तरफ आए, वो कमिश्नर साहब के पास इख्तियारात होते हैं, इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, अगर सर खुद बताएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट की तरफ आए, उमर एक दफ़ा ये भी ज़रूर बताएगा कि इस वक्त अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करते हैं, आई नो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही देखा है हमने मोस्टली। ब्रीफली अगर आप ये ज़रूर बता दें कि इस वक्त हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं रजिस्ट्रेशन के जो नंबर्स हैं उस हवाले से। इनकम टैक्स के हवाले से हम बात करें तो इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि फैसलाबाद में करीबन 5 लाख के लगभग जो NTN होल्डर्स हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न की अगर हम बात करें 2 दिन पहले का जो डाटा था वो करीबन 70,000 प्लस में था, लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दी, और पिछले साल की निस्बत ये कोई 64% ग्रोथ पे जा रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद जो है वो 64% जो है उसमें इजाफा है। POS सिस्टम के हवाले से कितनी परसेंटेज होगी जो कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है? और POS के हवाले से जिस तरह सर ने पहले बात की कि 600 समथिंग का फिगर है,
जिनको हमने आइडेंटिफाई, मतलब इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि फैसलाबाद डिवीजन में, यानी कि डिवीजन के चारों अजला में 700 के लगभग ऐसे रिटेल स्टोर्स हैं, ब्रांड स्टोर हैं, चेन स्टोर हैं कि जो कि टीयर 1 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो बड़े रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं, और उनको POS में रजिस्टर्ड होना है 209 और उसमें से 487 जो है उनको FPR ने रजिस्टर्ड कर दिया है, जबकि जो दीगर हैं उनको रजिस्टर्ड करने के लिए भी वर्किंग हो रही है। इस हवाले से FPR के पास मुख्तलिफ पावर्स हैं कि अगर तो वो खुद रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, उसके लिए इनकी जानिब से उनको नोटिस भिजवाया जाता है। अगर वो नहीं होते तो फिर FPR के पास पावर्स हैं कि वो उनको या पेनल्टी आयद करे या फिर उनके जो प्रेमिसेस हैं, बिजनेस प्रेमिसेस हैं, उसको भी सील किया जा सकता है। जिस तरह पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई थी, बहुत उन दुकानों को सील किया गया था FPR की जानिब से, जुर्माने आयद किए गए थे लाखों रुपए में, और उसके बाद फिर वो लोग जो थे वो POS सिस्टम में रजिस्टर्ड हुए। ये तो आई थिंक मैंने पर्सनली भी नोटिस किया, आई थिंक मोस्ट लोग जो कि ऑफ कोर्स अगर आप शॉप करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले POS सिस्टम पे कन्वर्जन आपको कम नजर आ रहा था लोगों का, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक वो ओवर टाइम अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के साथ इंक्रीज भी हुआ है। कुछ स्ट्रिक्टनेस जो कि की गई है उसकी वजह से भी चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आई हैं। उन रिटेलर्स के लिए जो अपने आप को ऑफ कोर्स इंटीग्रेट करते हैं, उनके लिए क्या फ़वाइद हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा, फ़वाइद की लिहाज से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो FBR ने ये हमारा रूल्स हैं हमारे 150 ZEO एंड ZEP। FBR ने हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से एक प्राइस स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। वो जनरली कस्टमर्स के लिए है। टैक्स आसान ऐप डाउनलोड करके उस पर आप अपने सेल्स टैक्स रिसीट को अपलोड कर सकते हैं या 9966 पे SMS कर सकते हैं, तो आपका नाम CNIC के साथ कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा। हर महीने के पहले हफ्ते में, मंथली वीक, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, ये FBR कुरानदाजी होल्ड करता है। उसमें इनामात होते हैं। उसमें जो पहला इनाम है वो है 10 लाख रुपए, 1 मिलियन। दूसरा जो इनाम है वो है 2 इनामात 5-5 लाख के। तीसरा जो इनाम है वो 4 इनामात है 2.5 लाख रुपए के, 2,50,000 के। चौथा जो इनाम है वो 1000 इनामात है, 1000 प्राइजेस ऑफ 50,000 ईच। इसके अलावा स्पेशल प्राइज है 10 इनामात हर एक लाख रुपए की। बिल्कुल, इससे पहले कि हम मजीद गुफ्तगू करें, अगर आप इजाजत हो तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और मुझे माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करना पड़ा था, आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते। अच्छा, ये तो इनामी स्कीम है। वो कैरेट्स एंड स्टेक्स वाली जो पॉलिसी होती है ना, इनामी स्कीम है। इनाम, इससे फायदा ये होगा कि एक तो इंडिविजुअली इतने सारे इनामात हर महीने लाखों रुपए के इनामात FBR तकसीम करता है। दूसरी तरफ पे सेकंड एस्पेक्ट इसका ये है कि आपका बिजनेस भी तो फ्लरिश करेगा ना। इंसेंटिव है बहुत बड़ा, उस इंसेंटिव की वजह से बहुत से कस्टमर्स आते जाएं, अपलोड करते जाएंगे। तो एक तरफ तो हम वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए इसको एक इंसेंटिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको इंडिविजुअली भी और बिजनेस को भी फायदा है। 3 प्रांग्ड इसके फायदे हैं। इसके अलावा यह है कि आप इनपुट टैक्स भी, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है रिटेलर, तो आप 60% आपको अलाउड नहीं है, 60% डिसअलाउ किया जाएगा। नुकसान उसका यह है कि उसके अलावा हम जुर्माने भी लगा सकते हैं, हम बिजनेस प्रीमिसेस को भी सील कर सकते हैं। पहला अगर हम नोटिस देते हैं आप रजिस्टर नहीं होते या आप इंटीग्रेट नहीं होते या आप रसीद इशू नहीं करते, सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड इनवॉइस, तो पहला जो है वो है 5 लाख रुपए जुर्माना, सेकंड डिफॉल्ट पे है 10 लाख, थर्ड पे है 20 लाख और चौथी डिफॉल्ट पे है 30 लाख। तो ये 6.5 मिलियन 65 लाख रुपए जुर्माना लगता है। उसके बाद फिर सीलिंग का भी प्रोसेस है। जिस तरह उमर साहब ने बताया, हमारी टीम होती है, चीफ कमिश्नर साहब की इजाजत से टीम जाके वहां पे बिजनेस प्रेमिसेस को सील करती है। लेकिन हमारे जो चीफ कमिश्नर साहब हैं FBR का भी और हमारे चीफ कमिश्नर साहब सैयद महमूद हुसैन जाफरी साहब का भी, उनकी ये खुसूसी हिदायत हैं कि कोएर्सिव मेजर्स पे जाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ ले लें, उनको साथ करके उनको इत्तेमाद में लेके काम करें,
तो अभी 1 सितंबर को चीफ साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें तकरीबन बिजनेस कम्युनिटी की जितनी भी वो हैं, तलत महमूद साहब हैं, ख्वाजा शाहिद फारूक साहब हैं, असलम बाली साहब हैं, तनवीर रियाज साहब हैं, नसीर यूसुफ साहब हैं, अहसन अल्ताफ शामी साहब हैं। ये मुख्तलिफ तिजारती तंजीमें जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे हैं, उन पर मुश्तमिल है, एक कमेटी बनाई है। और दूसरा ये कि हमारे चीफ कमिश्नर को FBI ने इलाकाई मुहतसिब, जिसको लोकल ओम्बड्समैन भी कहते हैं, वो भी मुकर्रर किया है। उनके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। शिकायत कुइंदगान या जिनको तकलीफ है उनको फैसिलिटेट करने के लिए किसी भी वक्त चीफ कमिश्नर साहब के साथ मिल सकते हैं। तमाम कमिश्नर के दरवाजे भी खुले रहते हैं, हमारे साथ भी किसी वक्त भी दे आर वेलकम मिल सकते हैं। उनको हम फैसिलिटेट भी करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं। तो ये है। अगर उमर ब्रीफली अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उन पर आप कमेंट करें, और इसके बाद नेक्स्ट हम पेनल्टीज़ के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। पेनल्टीज जिस तरह सर ने बात की कि अगर कोई शख्स एक स्लिप जारी नहीं करता इनवॉइस, या वो करता है तो वो फेक निकलती है। मिसाल के तौर पे अब कुछ दुकानदारों की जानिब से ये भी किया जाता है कि एक फर्जी बारकोड के साथ स्लिप जारी करती जाती है ताकि ग्राहक ये समझे कि ये उसने ठीक स्लिप जारी किया या महकमा ये समझे, लेकिन जब उसको वेरीफाई किया जाता है तो वो वेरीफाई नहीं होती। उस पे FBI की जानिब से 5 लाख रुपए जुर्माना फी इनवाइस जो है वो रखा गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे वो लोग जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होते तो उसके लिए इनपुट सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट में कटौती की जाती है, जो कि 60% तक है कि उसको 40% एडजस्टमेंट मिलेगी, बाकी 60% उनकी कटौती हो जाएगी कि वो लोग POS सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं है। जबकि उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है जुर्मानों के बाद FBI के पास ये है कि जो लोग इंटीग्रेट नहीं होते तो उनके बिजनेस प्रेमिसेस को सील कर दिया जाए। इस हवाले से जो हमें सबसे अच्छी और बेहतर चीज़ दिखाई दी है वो सुपर स्टोर एसोसिएशन का कोऑर्डिनेशन जो FBI के साथ है वो हमें बहुत अच्छी दिखाई दी। फैसलाबाद का ये पहला सेक्टर है जो मुकम्मल तौर पे POS सिस्टम में इंटीग्रेट है। सुपर मार्केट एसोसिएशन जो है, जितने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो तमाम के तमाम करीबन FBI के POS सिस्टम से इंटीग्रेट हैं। और इसके लिए FBI ने और उनकी जो एसोसिएशन है उन्होंने मिल के एक एसोसिएशन बनाई, एक मिल के कमेटी तश्कील दी और फिर उस कमेटी के ताउन के ज़रिए उन तमाम लोगों को, तमाम ताजरों को इसमें रजिस्टर्ड करवाया गया कि ये हमारा कौमी फरीज़ा है। जब हम लोगों से टैक्स लेते हैं तो उसको ज़िम्मेदारी के साथ आगे जमा करवाना कौमी ख़जाने में, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और उस शहरी ख़रीदारी करने वालों को इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड जो इनवाइस है वो देना भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तो हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, ज़िम्मेदार होने के नाते वो उसका सबूत दें और वो उस सिस्टम के रजिस्टर्ड हों। ये एक पॉजिटिव और अच्छी चीज़ थी और इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आया है। अब उसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि चले एक बड़ी तादाद में लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो मैं सर के गोश गुजार करना चाहूँगा फैसलाबाद में बिलखुसूस जो बेकरी का सेक्टर है उसमें मोस्टली जो बेकरीज हैं उन लोगों की जानिब से आज भी इनवाइसेस जारी नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर एक दुकान पे अगर शाम तक 100 कस्टमर आता है तो इसमें से बड़ी मुश्किल 5 लोगों को POS वाली इनवाइस दी जाती है, 95 को वैसे ही तनख्वाह दिया जाता है और फिर उसको अपनी सेल्स में भी ये लोग हेर फेर करते हैं। और क्यों जो लोगों से लिया जाने वाला सेल्स टैक्स है वो भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसमें चोरी हो जाती है, क्योंकि अगर वो लोग ठीक है चोरी नहीं करते तो फिर हर शहरी को वो POS वाली रसीद देनी चाहिए। मगर इसके लिए थोड़ा सा मॉनिटरिंग जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। 40B इस हवाले से FBI की जानिब से इम्पोज की जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद 40B क्या होता है कि कोई भी जिसके खिलाफ शिकायत आती हैं तो FBI की टीम वहाँ पे जाती है, उसकी तमाम सेल चेक की जाती है। 2, 3, 4 दिन तक FBI की टीम जो है उस दुकान में उस रिटेलर की शॉप पे बैठती है, उसका तमाम स्टॉक चेक किया जाता है, उसकी सेल चेक की जाती है और फिर उसको वेरीफाई किया जाता है, ये कंपेयर किया जाता है कि आया कि जो ये सेल्स शो करवा रहा है, जो स्टॉक शो करवा रहा है, जो मौजूदा सिचुएशन है क्या ये उससे कंपेयर में मुआजना उनका ठीक है या नहीं ठीक।
फिर उस हवाले से उनको जुर्माने आयद होते हैं अगर कहीं पे कोई चोरी हो या हेर फेर हो। बिल्कुल। जस्ट बिकॉज अब हमारे पास वक्त बड़ा लिमिटेड सा बाकी है, डिस्कशन को रैप अप करते हुए अगर आप इसमें जो उमैर ने कहा उसमें कुछ ऐड करना चाहें, और इसके अलावा जिस तरह मैं बात करी थी कि पेनल्टी उन लोगों के लिए जो अपने आप को POS में रजिस्टर नहीं कराते हैं या फिर किसी भी तरह की, जिस तरह उमैर ने भी मेंशन किया कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें जो है वो मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जिस तरह उमैर ने वजाहत की, हमने 150 प्लस केसेस में पेनल्टीज भी लगाई हैं, लेकिन मेन मकसद है उनको मेन स्ट्रीम में लाना। तो उसके लिए हम पेनल्टी भी लगाते हैं, उनको साथ भी लेते हैं, उनको सुनती भी हैं स्टेक होल्डर्स को। और तीसरा जो एनफोर्समेंट का मेजर्स है इफेक्टिव, वो है सेक्शन 40B ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट। जिस तरह उमैर ने कहा, हम अपना टीम बेच के वहां पे बिठाते हैं शिफ्ट्स में, उनका सेल देखते हैं 2, 4, 6 दिनों का या हफ्ते का सेल देखते हैं कि कितना सेल है इस खास टियर 1 रिटेलर का। उसके बेसिस पे सेल एस्टिमेट करके फिर कैलकुलेट करके तखमीना लगा के उनसे सेल्स टैक्स वसूल करते हैं। हमने 23 केसेस में 23 केसेस में स्पेशली बेकरीज में 40B की मॉनिटरिंग लगाई है। वो FBR की इजाजत से होता है, तो हमने उसमें मॉनिटरिंग लगा के 42 मिलियन रिकवरी भी की है, कैश रिकवरी 4.5 करोड़ तकरीबन रिकवरी भी की है। तो वो भी एक मेजर है एनफोर्समेंट का, वो भी साथ साथ चला रहे हैं और साथ में मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कमेटीज भी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरी आती जाएगी इंशाल्लाह। अगर हम एक दफ़ा फिर जो चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि ऑफकोर्स रिटेलर्स के हवाले से रही हैं और टियर 1 स्टेटस स्पेशली जिनको हासिल है, उसके बारे में भी हमने बात की। POS सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है और इनकम टैक्स रिटर्न्स से किस तरह मुख्तलिफ है। उमैर, रैप अप करते हुए हमारी ऑडियंस को अगर कुछ कहना चाहें। बिल्कुल जी, टैक्स देना हमारा कौमी फरीज़ा है। हम बार बार कहते हैं जो आपका टैक्स बनता है वो आप टैक्स दें, क्योंकि हम टैक्स देंगे और ये टैक्स ही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी आमदन का जरिया है। अगर हम टैक्स देंगे तो हमारी बैरूनी भीख मांगने से, बैरूनी कर्जों से जान छूटेगी, हमारे इदारे बेहतर होंगे, हमारी तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, हमारा सेहत का निज़ाम बेहतर होगा, हमारे अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। क्योंकि जब हमारे पास, हमारी रियासत के पास आमदन होगी, पैसे होंगे, तो वो ही आवाम पे लगा सकेगी। अगर रियासत के पास पैसे ही ना हुए तो फिर वो अवाम का जो लाइफ स्टैंडर्ड है या अवामी मसाइल को हल कैसे करेगी। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।